अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे थे, लेकिन आज के दिन कुछ कॉशियस दिखाई दिए। आज भी वही हम कह सकते हैं रेंज बाउंड सिचुएशन थी, फ्लैट नोट विटनेस किया गया। कल के मिनी बजट डेफर्ड होने के बाद कल जो कॉशियस सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन देखी गई और फाइनली इन्वेस्टर्स जो है वो सेंटिमेंट्स अपने काफी हद तक रिलक्टेंट उनके नजर आ रहे हैं। और यही रीजन है कि जब तक मिनी बजट की कोई डेट फाइनलाइज नहीं होती या फिर ये पता नहीं चलता कि वो कब तक पेश किया जाएगा या कोई ऑर्डिनेंस विटनेस किया जाएगा, तो जब तक हम देख सकते हैं कि यही कॉशियस स्टैंड, यही रिलक्टेंट बिहेवियर और यही जो ऑनगोइंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, वही सिनेरियो विटनेस किया जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,174.97 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 44,446.99, लोअर वॉज 44,108.69 एंड फाइनली क्लोजर 44,266.90 का। आप देख सकते हैं 300 के स्पैन में इंट्राडे हाई टू इंट्राडे लो मार्केट ने ट्रेस किया है एंड फाइनली क्लोजर भी यही जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में विटनेस किया गया 91.93 के गेंस के साथ। टर्नओवर में करंटली 240.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 88.69 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज 8.02 बिलियन रुपीज। वॉल्यूम डिटेल्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन रही। अपार्ट फ्रॉम ऑल सिचुएशन मार्केट के अंदर कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ऐसे हैं जिनमें अभी भी बाइंग देखी जा रही है। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.66 के इजाफे के साथ। 6.88 पे क्लोजर, 48.71 मिलियन ट्रेड किए गए। पीआरजी पार्क सेकंड स्पॉट पे अगेन लाइमलाइट में 6.82 का गेन देखा गया और 124.35 पे क्लोजर रहा। 19.92 मिलियन ट्रेड किए गए एंड लास्टली यूनिटी फूड 0.54 का गेन, 27.69 पे क्लोजर, 17.70 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम डिटेल्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड कुछ कॉशियस स्टैंड देखा जा रहा है, कुछ बाइंग देखी जा रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जा रहा है। यही सिचुएशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं के ट्रेड के हवाले से 2022 का जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक दिखाई देता है, जो मार्केट की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, इसको विटनेस करने लगे हैं और आज के दिन हमारे पास स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान मुंशी साहब, आप एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स हैं के ट्रेड सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम फैजान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। फैजान, आउटलुक की बात की जा रही है, 2022 के आउटलुक की बात की जा रही है। कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और खासकर जब बात की जाए पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन की, क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीजें जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, जो मॉनेटरी टाइटनिंग थी जो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ा रही थी, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, आई थिंक डिमांड को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए गवर्नमेंट की एंड से हम देख रहे थे कि मॉनेटरी टाइटनिंग की जा रही थी। बट यहाँ से आगे जो आउटलुक है मार्केट का और ओवरऑल इकोनॉमी का, वो देखा जाए तो थोड़ा सा हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो हमने अपने इन्वेस्टमेंट आउटलुक 2022 में भी बताया कि यहाँ से चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। आपकी इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा ईज ऑफ होगी गोइंग फॉरवर्ड। इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो एक इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो भी एक रीज़न था। अब वो थोड़ा ईज ऑफ होना शुरू हो गई हैं या अपने लेवल के ऊपर जो है वो स्टेबल हो गई हैं। आगे जाके आउटलुक यही बन रहा है कि वो कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सा ईज ऑफ होना शुरू होंगी इंटरनेशनल मार्केट्स में और उसी का इम्पैक्ट जो है वो हम लोकल इन्फ्लेशन के ऊपर भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन भी आपकी नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर देखा जाए तो बेस इफेक्ट, जैसे कि इस साल में जो है वो इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी, तो हम जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे और बेस इफेक्ट इस साल का लिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाई देना शुरू होगी। इसके साथ साथ स्टेट बैंक के एंड से इस दफ़ा जो फॉरवर्ड आउटलुक दिया गया उसमें भी यही बताया गया कि जितनी मॉनेटरी टाइटनिंग करनी थी फॉर राइट नाउ वो स्टेट बैंक कर चुका है। अभी की सिचुएशन को देखते हुए स्टेट बैंक को नहीं लगता है कि आगे कोई मॉनेटरी टाइटनिंग की फौरन ज़रूरत है। तो वो अगर मॉनेटरी टाइटनिंग और नहीं होती है तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, वो जो मार्केट के पी मल्टीपल्स है वो काफ़ी लो है, जिसको हम लोग बड़ी आसान से ज़बान ऑलवेज ही लो हैं। वो तो हम पूरे रीजन में काफ़ी हद तक चीज़ दिखाई देते हैं और एज ऑलवेज हम देखते हैं कि
के मल्टीपल पे बमुश्किल हम जाते हैं, अदरवाइज 7, 6 और अभी तो हम 5 के मल्टीपल पे दिखाई देते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो वही जो मैं बात कर रहा था वो यही थी कि 4 to 5 के मल्टीपल से हम लोग अभी खड़े हुए हैं. तो अगर ये 8 तक भी मल्टीपल जाते हैं, जो कि हिस्टोरिकली हमारा 8.5 का मल्टीपल रहा है, तो भी यहाँ से जो है वो काफी मार्केट में जगह बनती है अपसाइड की. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारी रिसर्च ने अपनी आउटलुक रिपोर्ट के अंदर लिखा और जो हमारा सेल्स डेस्क का व्यू है, वो दोनों जो है वो इसी चीज़ पे कायम है कि मार्केट जो है वो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है इन द नेक्स्ट ईयर. ये तो हुई मार्केट की बात और इकोनॉमी की बात, मजीद इसको फर्दर भी डायसेक्ट करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने जो समिट अनाउंसमेंट की थी और जो एक ग्रैंड डे था जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी देखी गई थी, उसके बारे में प्लीज हमें कुछ बताइए और वो एनुअल समिट कैसा गुजरा. एनुअल समिट वाज एन एक्सीलेंट इवेंट. पूरी मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. जो कराची में थे वो खुद आके पार्टिसिपेट उन्होंने किया फिजिकली, जो नहीं थे कराची में उन्होंने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया. अच्छा. जी बिल्कुल, ऑनलाइन भी हमने उसकी ब्रॉडकास्ट चलाई थी, तो उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट आउटलुक पेश किया गया था. और ओवरऑल जो है वो सारे क्लाइंट्स के लिए एक ज़बरदस्त इवेंट था जिसमें बताया गया था कि नेक्स्ट ईयर कैसा लगता है और पास्ट ईयर के अंदर हमने क्या देखा, हमने जो चीज़ें बताई थी वो किस हद तक सही थी पिछले इन्वेस्टमेंट आउटलुक में और आगे का इन्वेस्टमेंट आउटलुक जो है वो हमारा क्या है. तो इट वाज एन एक्सीलेंट इवेंट. मार्केट के जितने प्रोफेशनल्स थे, जितने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोग थे, सबने उसमें पार्टिसिपेट किया था. सीइंग इज बिलीविंग. मैंने खुद देखा था, मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया था, मुझे भी पता है. और एनुअल समिट आउटलुक के बारे में बात कर रहे हैं, फैजान भी हमारे साथ मौजूद हैं. मैं चाहती हूँ कि उस समिट की कुछ ग्लिम्स हैं जो हमने रिकॉर्ड की थी, जिसमें महमूद अली शाह बुखारी साहब का इंटरव्यू भी है छोटा सा जो हमने रिकॉर्ड किया था. आप प्लीज जाएं और ये देखें और फिर वापस आते हैं. आज हम मौजूद हैं के ट्रेड एनुअल समिट के अंदर और ये हर साल की तरह इस साल भी मुनक्किद किया गया है. जबरदस्त इवेंट है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्लाइंट्स इनके आए हैं और खासकर के ट्रेड के हवाले से बहुत बातचीत की गई है जिसमें इन्वेस्टमेंट के जो हम कहेंगे पूरे साल इनके विजन होते हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं. तो हमारे साथ मौजूद है महमूद अली शाह बुखारी साहब, आप CEO हैं के ट्रेड KFC सिक्योरिटीज के. अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. अच्छा महमूद साहब, क्या देख रहे हैं आज के इवेंट में, क्या डिफरेंट है और हर साल की तरह इस साल आप लोग क्या करने वाले हैं? जी, तो हमारा जो विजन है या जो पर्पस है इस पूरे इवेंट का वो ये है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे दोस्त हैं या हमारे पार्टनर्स हैं उनको हम बता सकें कि हमारे ख्याल से, और सिर्फ हमारे ख्याल से नहीं बट ग्लोबल एक्सपर्ट के ख्याल से इकॉनमी कैसी लग रही है दुनिया की 2022 में. सिर्फ दुनिया की इकॉनमी को हम लोगों ने इन जनरल डिस्कस किया और पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. और इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक्स में दुनिया भर से, जो हमें इन पर्सन भी थोड़ों ने ज्वाइन किए, थोड़े हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं. राइट. महमूद साहब, बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने आपके देखे यहाँ पर और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस की जो आप लोग जनरेट करने जा रहे हैं 2022 में जो आपने आउटलुक पेश किया है, इट इज़ फिनोमिनल. लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से अपने फंडामेंटल्स हैं वो डिस्कस किए और किस किस कैटेगरी में डिस्कस किए हैं? तो अक्सर ये होता है जी कि हमसे दोस्त भी पूछते हैं, क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है, टेक्नोलॉजी में जाएं या बैंक में जाएं, या स्टॉक खरीदने भी चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, या हमें कमोडिटीज़ में जाना चाहिए, तेल अच्छा लग रहा है, गोल्ड अच्छा लग रहा है. तो हमने सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं इवेंट करें जिधर हम इन सब चीज़ों को और बाकी चीज़ों का जवाब दे सकें. एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में बड़े क्वेश्चन होते हैं पाकिस्तान में और अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसे अलाउ भी नहीं किया है. इसके बारे में बताइए प्लीज. जी, तो हमने आज जो अपना इवेंट किया था उसमें वी हैड सम एक्सपर्ट्स जो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर उन्होंने बात किया था. आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि KSB के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते. जैसे आपने कहा पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम ऐसी ट्रेडिंग नहीं करवाते. हमने इसको एज अ टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, तो उसके डिफरेंट एक्सपर्ट्स दुनिया भर से हमने जमा किए और हमने उनको बोला कि हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और उसके फवायद क्या हैं या नुकसानात क्या हैं. राइट. क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और इसके साथ साथ कौन कौन से आप समझते हैं कि ट्रेडिंग के हवाले से बातचीत की गई है, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ट्रेडिंग करनी चाहिए अभी? जी, उसके अंदर तो मेरी रिसर्च है वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब दे सके कि कौन से सेक्टर्स में देखना चाहेंगे. लेकिन ओवरऑल अगर आप इस वक्त देखें तो हम लोगों ने जो डिफरेंट सेक्टर्स जो डिस्कस किए गए आज या डिस्कस कर जा रहे हैं, उनमें से एक टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ऊपर रहा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है उसका काफ़ी बूम आया है. पिछला 2021 के अंदर भी बहुत बेहतरी आई है और आगे हमें नज़र आता है कि उसका एक्सपोर्ट के, खासतौर पर एक्सपोर्ट के हमारे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है.
अच्छा महमूद साहब, अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स से भी ताल्लुकात हैं जिनके वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्लाइंट्स आपके भी हैं और खासकर ट्रेडिंग का हिस्सा भी बनते हैं वो। ये बताइए कि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में लोकल्स हैं उनका बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या रुझान पाया जाता है? जी, हमने यहाँ पे कोशिश ये की थी, हमारा KSB के अंदर हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग जो है स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, टेक्नोलॉजी कंपनीज को सपोर्ट करें, और उसी के साथ रहते रहते आज हमने 4 स्टार्टअप्स की थी जिनने प्रेजेंट किया आज, और उनकी हम लोगों ने CEOs या को-फाउंडर्स हमारे बाकी जो क्लाइंट्स थे जो कि पाकिस्तान के टॉप बैंक्स, म्यूचुअल फंड और बाकी जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उसके लोग यहाँ पे आज मौजूद थे, ओनर्स मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, CEO मौजूद हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में और कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको हम लोगों ने आज दावत यहाँ पे दी और उनकी मुलाकात हम लोग करवा रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अब अपकमिंग हमारी स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इस पर बहुत रुझान भी है स्टार्टअप्स के अंदर, हम सुनते रहते हैं कि बहुत फंड रेजिंग हो रही है, बाहर से हो रही है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी कंपनियों को भी हम चाहते हैं कि उसमें हिस्सेदार बने। राइट महमूद साहब, आज के इवेंट के बारे में कोई लास्ट नोट आप कहना चाहें, कोई खास बात ऐसी? जी, आज के इवेंट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये इवेंट था सेलिब्रेट करने के लिए कि जो 2021 रहा हमारे लिए KSB में, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ग्रोथ का ईयर रहा, बहुत कुछ हमने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद $5 मिलियन की फंड रेजिंग की थी। हम लोग जो है साल के शुरू में हमारे पास 30 एम्प्लॉयज़ थे, अब हमारे पास 150 हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग अब पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए, इसके साथ साथ हमने स्टॉक मार्केट में, पहले आप सिर्फ स्टॉक सबसे ले सकते थे, अब आप कमोडिटीज़ में भी हमसे ट्रेड कर सकते हैं। अब आपने अपनी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करनी है, जिसको IPO करना करते हैं, वो भी आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। हम लोग अब मनी मार्केट का भी लाइसेंस ले चुके हैं, हम अंडर राइटिंग का भी लाइसेंस ले चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ग्रोथ रही है वो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने कुलीग्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। महमूद अली शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के दिन हमने KSB के इवेंट में पार्टिसिपेशन भी किया है और हम भी KSB फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहे हैं क्योंकि सब बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत जो हम कहेंगे अवेयरनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि इस इवेंट से काफ़ी हद तक एजुकेट होने का मौका मिलता है उन लोगों को भी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ट्रेडिंग के हवाले से, कमोडिटी मार्केट के हवाले से और खासकर करेंसी के हवाले से नहीं जाते। जी वेलकम बैक। आपने देखी कुछ ग्लिम्पसेस जो कि उस समिट की थी 2022 के आउटलुक की। फैजान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। फैजान, ये तो हमने भी ग्लिम्स देखी और बड़ा मजा आया, दोबारा ऐसा लग रहा था इवेंट के अंदर पहुंच के, कैसा लगा आपको? एक्सीलेंट। वंस अगेन इवेंट की अगर बात करें तो इवेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था। ओवरऑल अगर इंडस्ट्री में देखें तो इस तरीके के इवेंट्स बड़े कम देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक ये था जो हमने अभी एनुअल समिट किया था, और इन्वेस्टमेंट आउटलुक इसमें दिया गया था। इसमें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताया गया था, ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया था। जैसे कि महमूद साहब ने बोला कि हम लोग खुद क्रिप्टो के अंदर नहीं ट्रेड करते हैं या नहीं ट्रेड करवाते हैं, बट इट इज़ अ टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो हमने जो है वो जितने एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो के ऊपर, उनसे एक व्यू लिया था कि एक्चुअली क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती क्या है या ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है। तो ये सब कुछ इस इवेंट में था और आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था लोगों ने। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था जो नए जो की फीचर्स थे इस इवेंट के, वो ये थे इस समिट के अंदर कि मार्केट की ट्रेडिंग, खासकर जैसे कि उन्होंने कहा कि मार्केट में कैसे कैपिटल जनरेट किया जाए, कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में ट्रेडिंग करना, और कितना इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो यहाँ पे अवेयरनेस देना। बिल्कुल, देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो होता है कि जो क्लाइंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लगा के और उसको जो है वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनीज आई हैं या जो ऑलरेडी कंपनीज चल रही हैं और उनको कैपिटल की ज़रूरत है, वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट को यूज़ करते हुए कैपिटल जनरेट कर सकती हैं। बिकॉज ऑब्वियसली हर बिजनेस को करने के लिए या कोई भी नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और वो कैपिटल जो है वो स्टॉक मार्केट से जनरेट हो सकता है, जिसमें जो है वो इन्वेस्टर्स एक्चुअली उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद जो उस कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो उन पैसों को यूटिलाइज करते हुए उस बिजनेस को या उस आइडिया को आगे लेके चलती है। तो ओवरऑल ये एक बड़ा एम था हमारा इन्वेस्टर समिट का कि इन दोनों को हेल्प किया जाए, जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी हेल्प किया जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हेल्प किया जाए कि मार्केट से रिटर्न्स किस तरीके से मैक्सिमाइज हो सके। अच्छा, मार्केट के बारे में कुछ ये अवेयरनेस भी देने की जरूरत है कि रिटर्न्स लोग बहुत
बहुत जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि फ़ौरन आज इन्वेस्टमेंट किए तो कल ही उनको सारे रिटर्न्स मिल जाएं. तो ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि मार्केट से आपको रिटर्न इतने ही स्लोली ग्रेजुअली मिलेंगे कि जितने आपको रियल एस्टेट या फिर आपको कोई ऐसी कोई जो है वो सेविंग के थ्रू मिलते हैं. उनको प्लीज़ ये गाइडलाइन देने की ज़रूरत है और ये किसी न किसी तरीके से हर प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने की ज़रूरत है. बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं. और हम लोग जब जाके पिच करते हैं तो उनको पिच ही एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपाउंडिंग उनको बताते हैं किस तरीके से हो सकती है. आप किस तरीके से हर महीने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इवेंचुअली जाके वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है. यही थ्योरी जो है नॉर्मली हम इंश्योरेंस कंपनीज में देखते हैं, वो भी कंपाउंडिंग के थ्रू ही. तो ये कंपाउंडिंग जो है एक इन्वेस्टमेंट्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसके रिटर्न जो है वो इवेंचुअली जाके जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं. अब कोई अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो 15 साल का व्यू लेके चल रहा है और हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो जस्ट बहुत एग्जैक्टली सच ए गुड एग्जांपल और ये बहुत जबरदस्त टास्क होगा. अच्छा फैजान, 2022 के लिए जो आपने कुछ एक फंडामेंटल्स रखे होंगे ना कि इन पे तो बेसिक्स पे काम करना ही है, तो क्या गोल्स हैं, क्या एम है के ट्रेड्स के इन द 2022 नियर फ्यूचर? देखें, अगर 2021 की भी बात करें तो 2021 वाज ऑल अबाउट ग्रोथ फॉर के ट्रेड. हमने जैसे कि हमारे सीईओ ने बताया कि हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, फ्रॉम 40 एम्प्लॉइज़ टू 150 एम्प्लॉइज़ हम गए. और एम जो है वो ये है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स या कमोडिटीज़ की इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग और इन सब चीज़ों को जो है वो प्रमोट करना है और इसकी अवेयरनेस एक्चुअली लोगों के अंदर लेके आनी है. क्योंकि वही जो बात आपने कही थी अभी कि लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ पे पैसे लगाएंगे और रातों रात हम अमीर हो जाएंगे, कल ही अमीर हो जाएंगे, एग्जैक्टली. तो वो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा जरूरी है और वही एम है हमारा 2022 में भी. आई थिंक रूम बहुत बड़ा है, उसमें लोगों को अभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है. बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाते हैं. फैजान, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक के जाने चलते हैं. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक से पहले बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन हो रही थी. फैजान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं. फैजान, पहले तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम बात कर रहे हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से. बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जो मार्केट में ऑब्वियसली आके लिस्टेड होती हैं कंपनीज, फिर ट्रेडिंग होती है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं. अब एक नॉर्मल सा इन्वेस्टर वो आना चाहता है मार्केट के अंदर और उसका भी ख्वाब है कि एक बड़ा सा बिजनेस सेटअप करे, तो उसको क्या करना चाहिए? नॉर्मल से इन्वेस्टर आना चाहता है और बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहता है, ये दो थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें इस वजह से हो जाती हैं कि नॉर्मल से इन्वेस्टर जब आता है तो वो वही वाले ख्वाब लेके आता है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा या कुछ अर्से में अमीर हो जाऊंगा. स्टॉक मार्केट का जो एम होता है वो एक जितना इंडेक्स के अंदर मूव होता है उस हिसाब से एक एनुअलाइज्ड रिटर्न्स होते हैं. तो वो लेट सपोज अगर लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और मार्केट का रिटर्न जो है वो 20%, तो लाख पे 20,000 रुपए उसको एक नॉर्मल सा रिटर्न होता है. फिर इसका रिटर्न जो है मैक्सिमाइज हो जाता है जब आप कंपाउंडिंग पे जाते हैं. आप बोलते हैं कि मैं इस महीने लाख रुपए लगाऊंगा, उसके बाद मैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करता रहूंगा. तो उस चीज से मार्केट में जो आपके रिटर्न होते हैं वो काफी ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाता है. जो आपने बात की कि किस तरीके से लोग स्टॉक मार्केट को यूज करते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उसका ये कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया है रिसेंटली, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कुछ अर्सा बिजनेस करने के बाद मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवा सकते हैं और मार्केट से कैपिटल जनरेट कर सकते हैं. तो उससे क्या होता है कि काफी ज्यादा बड़ा कैपिटल जो है वो जनरेट कर सकते हैं वो स्टॉक मार्केट से, और फिर उन पैसों से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. तो उससे एक तो उनका अपना फायदा होता है, दूसरा जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, तो जैसे कि आपने बोला कि प्राइसेस जो है वो शेयर्स की बढ़ जाती हैं, तो वो इस वजह से बढ़ती हैं क्योंकि उनके पास जब कंपनी के पास कैपिटल आता है और वो कैपिटल को राइट जगहों पे लगाते हैं, बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं आगे, तो उस कैपिटल से ऑब्वियसली अर्निंग्स बढ़ती हैं और अर्निंग्स जब बढ़ती हैं तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, फिर उसमें वो डिविडेंड देना स्टार्ट करते हैं. और वो फायदा उनको देते हैं जिन्होंने उन पे ट्रस्ट किया होता है, जिन्होंने उनकी कंपनी. हमारे पास अब और भी अपॉर्चुनिटीज हैं. जैम बोर्ड आने के बाद एक अपॉर्चुनिटीज के डोर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए, न्यू स्टार्टअप्स के लिए खुल गए हैं. तो
आप समझते हैं ये जो न्यू ओपन डोर्स हैं ये कितने इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए, और अब जब के हुए हैं तो क्या फायदा होगा इससे? देखिए, ये वाले जो डोज होते हैं ये हमेशा किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस जो आपके पास से आपकी कंट्री में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने जिनके स्टार्टअप्स हैं या जो अपने बिजनेसेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका जो एक बिजनेस है जिसका आइडिया बहुत अच्छा है, उसके लिए आप कैपिटल जनरेट कर सकें। तो कैपिटल जनरेट करने के लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, आउटलुक की बात हो रही है, तो आउटलुक 2022 के अंदर जो हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें आपने कहा जैसे कि मार्केट के फंडामेंटल्स जरूरी हैं, इकोनॉमिक सिनेरियो देखा जा रहा है, रीजन में बहुत जबरदस्त उसकी सिचुएशन दिखाई देती है, और यही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आप समझते हैं कि 2022 का भी टास्क रहेगी। तो आप समझते हैं जो इन्वेस्टर्स अभी तक मार्केट में नहीं आए, खासकर फॉरेन क्लाइंट्स, तो वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से हम इनफ्लो देख लेंगे, क्योंकि अभी जब से हमें चेंज करके फ्रंटियर मार्केट से लेके आया था इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, तो इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा पोर्शन जो है बहुत ही छोटा हो गया था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि हमारे पास आउटफ्लो कंटिन्यूस फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से चल ही रहा था। बिल्कुल। हमने पिछले 2 सालों में देखा फॉरेनर्स जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग करते रहे, बट अब जब हम दोबारा से फ्रंटियर मार्केट्स में वापस आ गए हैं, हमारा पोर्शन बढ़ गया है वहाँ पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये किसी भी टाइम पे फॉरेन इनफ्लोज जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जो जरूरी चीज होती है वो ये है कि आपकी करेंसी स्टेबलाइज हो। करेंसी इस टाइम पे हमने पिछले दिनों में देखा है कि करेंसी के अंदर थोड़ा सा करेंसी हमारी वीक रही है। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा खराब चीज होती है, क्योंकि अगर लेट सपोज वो 30% का रिटर्न मार्केट से बनाते हैं और 10% हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, तो उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, बिकॉज वो पाक रुपीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि हमारी करेंसी के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। जब करेंसी स्टेबल होगी तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो वो रिटर्न बना रहे होंगे, दूसरा करेंसी हमारी डीवैल्यू नहीं होगी, तो उसका उनको बेनिफिट होगा। अच्छा, चैलेंजेस हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। इकोनॉमी की अगर बात करें और 2022 का जब आउटलुक की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास जो है वो सिनेरियो है। करेंसी की जो डीवैल्यूएशन है वो एक कंटिन्यूस सेलिंग, एक कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन देखी जा रही है। अब आप समझते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी पे जाना, और स्टेबिलिटी आएगी तो कितनी आएगी, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, इसको कैसे टैकल किया जाएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो आउटलुक था वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे रिसर्च वालों को जो लगा वो ये था कि नेक्स्ट ईयर में चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगी। इस साल जो है, जो साल का आखिर था या जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर था, उसमें चीजें इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं थी। आपकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो रही थी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, आपके पास इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। तो अब लगता हमें ये है कि 2022 में जाके ये चीजें स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगी। दो चीजें होती हैं, एक तो कहा यह जाता है कि आर्टिफिशियली करेंसी को मैनेज किया जाए, या फिर आप उसको फ्री फ्लोट छोड़ दें। हमारे पास ये कंडीशन है IMF के हवाले से भी कि हमारे पास फ्री फ्लोट करेंसी है। क्या उसको आर्टिफिशियली मेंटेन करना अब के दौर में दिखाई देता है? आपको समझ में आती है कि चीजों को थोड़ा सा आर्टिफिशियली भी चेंज करना चाहिए? अब मुझे लगता है आर्टिफिशियली तो नहीं, बट जो करेंसी आपकी स्टेबलाइज हो सकती है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने से हो सकती है। जब आपके पास डॉलर्स का इनफ्लो एक्सपोर्ट के थ्रू बढ़ जाएगा, दो चीजें हैं जो मेनली आपकी करेंसी को स्टेबलाइज कर सकती हैं। एक तो ये कि आप एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दें, दूसरा ये कि इंपोर्ट्स जो आपकी कंट्री में बहुत ज्यादा हो रही हैं उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो लोकली कोई ऐसा सोल्यूशन निकल जाए कि हम लोकली उन चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो बीच में हमने देखा जो टर्फ फाइनेंसिंग आई थी, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी आफ्टर कोविड, उसकी वजह से काफी ज्यादा मशीनरी इंपोर्ट हुई, और उन चीजों की वजह से हमें लगता है कि ऑब्वियसली जब वो मशीन आई है तो वो चीजें प्रोड्यूस करेगी और वो वाली चीजें होंगी जो अभी हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम उसको इंपोर्ट करने की बजाय हम लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो हमारी करेंसी के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल, प्रेशर को ही कंट्रोल करना है, जब ये चीजें जो है वो मैनेज हो सकती हैं फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। लोकल क्लाइंट्स की बात की जाए तो अभी जब आप देख रहे हैं इस ईयर के स्टार्ट में ही आपने ये अपनी जो है वो थोड़ी सी एक रिसर्च बताई है, तो के ट्रेड के हवाले से और इस रिसर्च बेस्ड कंटेंट के हवाले से आप क्या समझते हैं, कितने क्लाइंट्स या कितनी जो है वो एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस काफी बेहतर हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। जैसे कि मैंने कहा
जो फोकस है हमारा लास्ट ईयर में हमने देखा ये था कि आपके इंटरेस्ट रेट्स लो साइड पे थे, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर था उसमें इंटरेस्ट रेट्स आपके लो साइड पे थे. नॉर्मली होता ये कि जो इंटरेस्ट रेट जब लो साइड पे होते हैं तो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स जो होते हैं जो कि इकोनॉमी के साथ ग्रो करते हैं, जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, और जो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी के साथ ग्रो करते हैं वो सेक्टर्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर हम आगे देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी बेहतर होने की वजह से काफी ज्यादा ग्रोथ आ जाएगी, वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं. तो वो परफॉर्म कर रहे थे. इस साल का जो हमारा थीम है वो ये है कि इस साल में वैल्यू स्टॉक्स परफॉर्म करने चाहिए, जिनके अंदर जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिनके अंदर डिविडेंड यील्ड है. जो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मौजूद है लेकिन अभी तक उनमें इतनी ज्यादा एक बाइंग देखी नहीं जा रही है. तो आप समझते हैं जो ब्लू चिप जो बहुत ज्यादा जबरदस्त अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है उनके ऊपर काम करना जरूरी है? वो इन्वेस्टर्स जो अभी मार्केट के अंदर आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अभी बस जबरदस्ती एक इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? क्या वही ब्लू चिप की तरफ जाए? आई थिंक ब्लू चिप्स और जो वैल्यूएशन जिन कंपनीज की अच्छी है, जिनके बारे में थोड़ा बहुत खुद रिसर्च करें, जो नए क्लाइंट्स हैं, जो मार्केट को ऑलरेडी क्लाइंट समझते हैं, उनको पता है कि जो वैल्यूएशन जिन कंपनीज के अंदर अच्छी हैं वो काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं. इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अब देखें आप कंपनीज जो 4 के पीई मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही हैं, अगर हम बोलते हैं कि इनके पीई मल्टीपल्स बहुत ज्यादा नहीं भी बढ़ते अगले 2-3 महीने में, तो भी होता ये है कि अर्निंग ग्रोथ आ जाती है. 10% से अगर अर्निंग ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक 4 के पीई मल्टीपल पे रहते हुए भी वहां से आउट परफॉर्म कर जाएगा. फैजान, इन्वेस्टमेंट आउटलुक की बात हो रही है. अली फरीद ख्वाजा साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, चेयरमैन K-Trade सिक्योरिटीज के. उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, प्लेजर टू बी ऑन योर शो. अली, सबसे पहले ये बताइए, ये जो 2022 का आउटलुक था, ये समिट थी, इसके अंदर की नोट्स क्या थे, की फीचर पॉइंट्स क्या थे इसके? जी, हमारा एनुअल समिट था जिसमें हमने दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया हुआ था. पाकिस्तान से भी इन्वेस्टर्स को भी बुलाया हुआ था, कंपनीज को भी बुलाया हुआ था, पॉलिसी मेकर्स भी थे. एंड हमारा जो मेन फोकस इस साल का रहा है 2021 का और अगले साल का भी, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइज. तो फ्रॉम आवर साइड दिस वाज अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द स्टार्टअप कल्चर इन पाकिस्तान एंड टू सैल्यूट द एंटरप्रेन्योर्स हु टेक द रिस्क डिस्पाइट द चैलेंजेस. जैसा हमें सबको पता है कि मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमी में भी हालात थोड़े ख़राब है, तो डिस्पाइट दैट एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स जो हैं वो कोशिश करते हैं बिजनेस करने की, और उनमें पिछले साल में बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा है. तो आवर फोकस वाज ऑल ऑन दैट सेक्टर एंड दिस इन्वेस्टर समिट वाज अ ट्रिब्यूट टू पाकिस्तानी स्टार्टअप्स एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन. राइट. आपने क्रिप्टो करेंसी की भी बात की उस दिन, क्लाइंट से काफी डिस्कशन हुई. क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर कैसा देखता है अली? जी, मैं इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि हमने क्रिप्टो करेंसी पे ज़्यादा हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी पे था. और ब्लॉकचेन जो है एज ए टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में से काफ़ी पोटेंशियल है और पाकिस्तान को काफ़ी इसका फ़वाइद है. जैसे एक सबसे बड़ा फ़वाइद ब्लॉकचेन में एक नई चीज़ आई है कि आप कंप्यूटर गेम्स खेलो, जैसे हम बचपन में खेला करते थे आर्केड्स में जाके और कंप्यूटर में. तो अब एक नई गेम है जिसमें आपको खेलने की आप जब खेलते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं. और इस गेम्स की वजह से फिलीपींस में $5 बिलियन के रिजर्व गेन किए फिलीपींस के लोगों ने. $5 बिलियन. तो ये ब्लॉकचेन से मुमकिन है. हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे. दूसरा, हम ब्लॉकचेन की जो एक अहमियत है जिसके थ्रू जॉब क्रिएशन हो सकती है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के लिए, उस चीज़ की हम हाईलाइट कर रहे थे कि कौन कौन से सेक्टर्स में पाकिस्तानी डेवलपर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीख कर जॉब हासिल कर सकते हैं. तो जैसा आपने कहा कि ब्लॉकचेन का बड़ा ज़्यादा पाकिस्तान में फ़ायदे है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है अगले साल में, और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस टेक्नोलॉजी को सीखें और उसको टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ करें, ना ही स्पेक्यूलेटिव एसेट की तरह. अच्छा, KSB की रिसर्च के हवाले से बात करें तो 2022 का आउटलुक कैसा दिखाई देता है अली आपको?
جی جیسا میرے کالگ فیضان آپ کو کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا کہ اس وقت تو ویلیویشن بہت چیپ ہے پاکستان میں. آپ کو اچھی سے اچھی بلو چپ کمپنیز بھی اپنے ہسٹوریکل لو پرائس میں ملتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں ہم اس طرح کے کئی سائیکلز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 4 سال کے بعد 3-4 سال کے بعد ایک ایسا پیریڈ آتا ہے جس میں ویلیویشن بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, جو کہ پچھلے 3 مہینے میں پاکستان میں ہو گئی ہیں. تو دس از دا بیسٹ ٹائم فار پیپل ٹو بائی گڈ کوالٹی کمپنیز, کیونکہ یہی چیز ہم نے بار بار دیکھی اور ہمیں زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 2 سال پرانی بات کر لیں, مارچ 2020 میں جب کووڈ نے ہٹ کیا تو ویلیویشن بہت کم تھی اور اس لیول سے تھوڑی زیادہ تھی, مگر اس کے بعد پھر اسٹاک مارکیٹ میں بہت اسٹرانگ ریلی ہوئی. تو آئی تھنک کہ ایز وی انٹر 2022 اٹس اے گڈ ٹائم فار انویسٹرز ٹو بائی ہائی کوالٹی کمپنیز جو کہ نارملی ہمیں اتنے ریٹس میں نہیں ملتی. علی, آپ نے صحیح کہا کہ انویسٹرز کے لیے بہت زبردست ہائی ٹائم ہے کہ وہ آئیں اور آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں علی, چونکہ روپی کی ڈیپریسیشن ہے یہ بھی ایک چیلنج دکھائی دے رہی ہے. ہر سال کوئی نہ کوئی نیو سرپرائز ہوتا ہے کسی الگ طریقے سے, کوئی سیلیبریشن کے تھرو اور کوئی ہمیں چیلنج کے تھرو ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال روپی کی ڈی ویلیویشن کافی حد تک یہ ایک چیلنج کریٹ کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں ٹف ٹائم دیتا ہے؟ جی آپ نے صحیح بولا کہ روپیز ایک سینٹیمنٹل روپی کی ڈپریسیشن سے ہمارے انفلیشن پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. جو پچھلے 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی انفلیشن جو انکریز ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ روپی کی ڈپریسیشن سے بھی ہوا ہے. پاکستان میں ایک نیچرل ڈپریسیشن ریٹ ہے جو کہ 5 سے 7% ہے. اتنی ڈپریسیشن تو ہر سال ہوتی ہی ہوتی ہے, مگر 2025 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈپریسیشن زیادہ ہوئی, 2 سال پہلے بھی بہت زیادہ ہوئی تھی. تو آئی تھنک دیٹ نیکسٹ ایئر اٹ مائٹ بی ان دیٹ 5 to 7% رینج ایز لانگ ایز پاکستان. دوسرا اس کا پہلو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ کرتا ہے تو ایکسپورٹرز کو بڑا فائدہ ہوتا ہے پاکستان میں. تو اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکسٹائل کمپنیز لسٹڈ ہے, ٹیکنالوجی کمپنیز لسٹڈ ہیں, تو ان لوگوں کو they become good investment opportunities because ان کو فائدہ ہوتا ہے, ان کے ریونیوز جو ہیں وہ. علی, امپورٹ بھی تو مہنگی ہو جاتی ہے. جب ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوتا ہے تو امپورٹ تو ہماری ویسے ہی بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ بھی بہت زیادہ ہے. واٹ ڈو یو سے؟ جی بالکل. تو جب ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ امپورٹ کو مہنگا کر دی جائے تاکہ لوگ امپورٹڈ چیزیں نہ لیں, وہ ڈومیسٹکلی پروڈیوسڈ چیزیں لیں. تو ایکسچینج ریٹ اسی وجہ سے ہی ایکسچینج ریٹ کو گورنمنٹ یوز کرتی ہے ایز اے پالیسی ٹول کہ امپورٹ سے فوکس ہٹ جائے اور ایکسپورٹس کو فائدہ ہو. تو اس کا پاکستان میں کافی ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز لسٹڈ ہیں, میٹ ایکسپورٹ کمپنیز, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کمپنی, ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کمپنی, ان کو فائدہ ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ جو سیکٹر امپورٹ ڈریون ہے یا یعنی جس طرح کوئی کول امپورٹ کرتا ہے یا کوئی جن کی را مٹیریل زیادہ آئرن کی ہے, اسٹیل کی ہے, تو ان کو نقصان ہوگا. رائٹ. علی, تھینک یو سو مچ. ایز آلویز آپ آپٹمسٹک ہیں اور مارکیٹ کے آؤٹ لک کے لیے, اور خاص کر جو انویسٹمنٹ آؤٹ لک دکھائی دیتا ہے 2022 کا, اس میں بھی کافی حد تک ایک آپٹمزم دکھائی دیتا ہے اور پازیٹیوٹی دکھائی دیتی ہے. ہوپ کہ آنے والے دنوں میں جو روپی ڈیپریسیشن ہو رہی ہے وہ اسٹاپ ہو جائے اور وہ دوبارہ اپریسیشن کی طرف ہو جائے تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. فیضان, علی کو سنا آپ نے اور ایز آلویز ہی از سو مچ آپٹمسٹک کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے, اور امپورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ اسی لیے بڑھائی جاتی ہے, ڈالر کی پرائز اسی لیے اپریشیٹ ہو رہی ہے تاکہ امپورٹ کم ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا اگر گیپ کم ہو جائے تو چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ اگر بہتر ہو جائے تو چیزیں بہت زیادہ بہتری کی طرف آ سکتی ہیں. مطلب پھر تو ہم جتنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریجنل پیئرز کے جو ملٹیپلز ہیں ہم ان ملٹیپلز کو بھی اچیو کر سکتے ہیں. بٹ اگر یہی مارکیٹ بھی چیئرز کرے گی اس وقت, مارکیٹ بھی چیئرز کرے گی بالکل. بٹ اگر یہی والی سچویشن جو ابھی سچویشن چل رہی ہے یہ بھی کنٹینیو کرتی ہے اور اس سے ہم تھوڑا بہت بھی بہتری کی طرف جاتے ہیں تو بھی ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں جب چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں تو مارکیٹ ذرا اوور ری ایکٹ کر جاتی ہے. مارکیٹ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ اوور ری ایکٹ کر گئی ہے. اچھا, مارکیٹ تو ہمیشہ ہی نیوز پہ بہیو کرتی ہے اور نیوز سے ہی آؤٹ آف کنٹرول
कंट्रोल हो जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है, बट एक तो होता है कि न्यूज का इम्पैक्ट, एक होता है कि ओवर रिएक्शन के जब मार्केट में सेल ऑफ आया तो सबने ही सेल करना शुरू कर दिया और जितना सेल ऑफ आना चाहिए था किसी पर्टिकुलर न्यूज पे उससे ज्यादा ही आ गया. चीजें जो है वो उससे ज्यादा ही डाउन साइड पे चली गई, तो चीजें एक्चुअली आपकी चीप हो गई, आपकी चीजें जो है वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइसेस पे मिल रही हैं. तो इस टाइम पे भी सिचुएशन वही है कि चीजें जो है मार्केट में काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, जो एक्चुअल उनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे भी काफी ज्यादा नीचे आ गई हैं. तो हमें लगता है कि यहाँ से डाउन साइड काफी ज्यादा है. जो हमने स्टॉक्स हाईलाइट किए अपनी इन्वेस्टमेंट आउटलुक में, उसमें से भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि देर ऑफरिंग एज हाई एज 40 to 50% रिटर्न फ्रॉम दीज लेवल्स. राइट. तो कुछ स्टॉक्स में हमें लगता है कि यहाँ से जो उनकी ओरिजिनल वैल्यूएशन है वो यहाँ से 40 to 50% ऊपर होनी चाहिए. तो आई थिंक दिस बिग रूम, बहुत बड़ा रूम है इन्वेस्टर्स के लिए. एग्जैक्टली. और मैंने आपकी रिसर्च हमेशा से ही अप टू द मार्क देखी है कि चीजें जो आपकी होती हैं वो कंटिन्यूस उसका जो एक रिसर्च का जो एक हम कहेंगे फ्यूचर है वही दिखाई देता है कि हाँ ये चीजें जो है वो बेटरमेंट की तरफ थी. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,25,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,07,340 रुपीज. इंटरनेशनल गोल्ड एट 1,805.12 and oil WTI per barrel $72.67, oil Brent crude per barrel 75.25. Currencies में सबसे बड़ा यूरो बाइंग रही 201 रुपीज, सेलिंग वॉज 202.50. यूके पाउंड बाइंग रही 235 रुपीज, सेलिंग वॉज 237.50. यूएस डॉलर बाइंग रही 178.80, सेलिंग वॉज 180.50. चाइनीज युआन बाइंग रही 23.50, सेलिंग वॉज 23.90. Saudi Riyal buying रही 47.10, selling was 47.60. UAE dirham buying at 49.24, selling was 49.70. Kuwait dinar buying रही 481.80, selling was 484.30. And lastly Omani Riyal buying रही 392.75, selling was 394.78. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रेंज बाउंड सिचुएशन दिखाई दे रही है $75 के करीब, और गोल्ड प्राइसेस डेली बेसिस पे स्लोली ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए. वेलकम बैक नाजरीन. बहुत कम टाइम है प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट है. मैं चाहती हूँ फैजान से जल्दी से लास्ट सवाल कर दूं. 2022 का आउटलुक बहुत जबरदस्त दिखाई देता है फैजान, और खासकर KSP की रिसर्च के बारे में आप प्लीज कुछ पॉइंट्स कह दें. एग्जैक्टली जो हमने पहले डिस्कस किया है 2022 का आउटलुक जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है. नजर ये आता है कि 2022 में थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन ईज ऑफ होना शुरू हो जाएगी, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी, और उसका बेनिफिट जो है वो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर होगा. इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आएगी और हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इन्हीं लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे और इवेंचुअली जाके वो डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएंगे दोबारा से. आई होप के ट्रेड के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं आपकी रिसर्च से. थैंक यू सो मच फैजान, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया. आज के दिन हमने ट्रेड के जो समिट रिसर्च पॉइंट था यानी कि 2022 का आउटलुक था वो डिस्कस किया. दैट्स ऑल. प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.